आज की कहानी है नास्तिक बहू। नलिनी शीशे के सामने खड़ी हो स्वयं को निहारने लगी। खुले गले का ब्लाउज, ढीला जूड़ा, खुला पल्लू, माथे पर अपनी साड़ी के रंग से मिलता हुआ बड़ी सी बिंदी, पिंक कलर की लिपस्टिक और गले में लंबा सा मंगलसूत्र। इन सब में नलिनी बेहद ही आकर्षक लग रही थी। कल रात ही उसने तय कर लिया था कि उसे क्या पहनना है और कीर्तन में जाने के लिए किस तरह से तैयार होना है। सुबह होते ही उसने अपनी बहू नैन्सी से कहा, नैन्सी, ज़रा बेसन, हल्दी और गुलाब जल मिलाकर लेप तैयार कर लेना। बहुत दिनों से मैंने लगाया नहीं है। पूजा पाठ, भजन कीर्तन और प्रभु चरणों में मैं कुछ इस तरह लीन हो जाती हूँ कि मुझे अपनी ओर ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिल पाता। नलिनी की बातें सुन नैन्सी मंद मंद यह सोचकर मुस्कुराने लगी कि हर सोमवार मम्मी जी यही सारी बातें दोहराती हैं, जबकि वे सप्ताह में 2-3 बार अपने चेहरे पर निखार के लिए लेप लगाती ही हैं और भजन कीर्तन से ज़्यादा वे खुद के लुक पे ध्यान देती हैं। नैन्सी होठों पर मुस्कान लिए हुए बोली, मम्मी जी, इस बार आप ये इंस्टेंट ग्लो वाला पील ऑफ ट्राई करके देखिए। नैन्सी के ऐसा कहते ही नलिनी आश्चर्य से बोली, क्या सचमुच इंस्टेंट ग्लो आता है? आप ट्राई करके तो देखिए मम्मी जी, नैन्सी ने प्यार से कहा। वैसे दोनों सास बहू के बीच कोई तालमेल नहीं था। एक पूरब की ओर जाती तो दूसरी पश्चिम की ओर। नलिनी को खाने में जहाँ चटपटा मसालेदार पसंद था, वहीं नैन्सी डाइट फूड पर जोर देती। नलिनी चाहती थी कि कॉलोनी की बाकी बहुओं की तरह नैन्सी भी घर पर साड़ी ही पहने, लेकिन वह ऐसा नहीं करती क्योंकि उसे काम करते वक्त साड़ी में असुविधा महसूस होती। इसीलिए वह घर पर सलवार सूट पहन लेती ताकि घर पर शांति बनी रहे और बात ज़्यादा ना बढ़े। लेकिन यह भी नलिनी को नागवार ही गुजरता। नैन्सी की एक और बात नलिनी की आंखों में चुभती और वह थी नैन्सी का भजन कीर्तन से दूर भागना। इस बात को लेकर कॉलोनी की सभी औरतें नलिनी को ताने भी दिया करती थी कि कैसी बहू ब्याह कर लाई हो, जो पूजा पाठ और भजन कीर्तन में भाग लेने के बजाय वहां से भाग लेती है। नलिनी की घनिष्ठ सहेली सुषमा तो उससे कई बार यह कहने से भी नहीं चूकती कि तेरी बहू तो बिल्कुल भी संस्कारी नहीं है। ये सुनकर नलिनी का पारा चढ़ जाता और वह नैन्सी पर दबाव डालती कि वह भी बाकी बहुओं की तरह सज धज कर पूजा अर्चना में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। लेकिन नैन्सी साफ मना कर देती क्योंकि वह किसी के भी दबाव में आकर ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी जिसे करने का उसका अपना मन ना हो। इसी वजह से कई बार दोनों के मध्य कहासुनी भी हो जाती। नैन्सी का मानना था कि कर्म ही पूजा है और हर इंसान को अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। नैन्सी की इसी सोच की वजह से वे अपना समय औरों की तरह पूजा पाठ में नहीं गवाती, जो कॉलोनी की महिलाओं को बुरा लगने का एक बहुत ही बड़ा कारण था। नलिनी और नैन्सी के बीच लाख अनबन हो, लेकिन जहाँ फैशन की बात आती, दोनों एक हो जाती और नलिनी नैन्सी के फैशन टिप्स ज़रूर फॉलो करती क्योंकि नैन्सी का फैशन सेंस कमाल का था। उसके ड्रेस सेंस, मेकअप और हेयर स्टाइल के आगे सब फीका लगता। नलिनी फेस पैक का डिब्बा नैन्सी से लेते हुए बोली, आज कॉलोनी की सभी औरतें कीर्तन में आएंगी ना, इसीलिए मुझे भी थोड़ा ठीक ठाक तैयार होकर तो जाना ही पड़ेगा। वैसे तो मैं बाहरी सुंदरता पर विश्वास नहीं रखती, मन की सुंदरता ही मनुष्य की असली सुंदरता होती है। लेकिन तुम तो जानती ही हो कि यहाँ की औरतों को, खासकर वह शालिनी, न जाने अपने आप को क्या समझती है। उसे तो ऐसे लगता है जैसे उससे ज़्यादा सुंदर इस कॉलोनी में कोई है ही नहीं, और जब से दादी बनी है इतराती फिरती है। हर किसी से कहते नहीं थकती है कि मेरी त्वचा से किसी को मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता। जब तक मैं किसी को ना बताऊं कि दादी बन गई हूं, कोई जान ही नहीं पाता। भला कोई जान भी कैसे पाएगा? चेहरे पर इतना मेकअप जो पोत कर आती है, भजन में आती है या फैशन शो में, कौन जाने। नैन्सी बिना कुछ कहे नलिनी की बातें सुन केवल मुस्कुराकर वहां से चली गई, क्योंकि नैन्सी भली भांति जानती है कि स्वयं नलिनी भी कॉलोनी की उन्हीं औरतों में से एक है
जो लोगों के सामने खुद को खूबसूरत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। भजन कीर्तन, पूजा पाठ, व्रत अनुष्ठान, ये सब इस सोसाइटी की ज़्यादातर महिलाओं के लिए एक मनोरंजन और टाइम पास का साधन मात्र ही है, जिसमें दिखावा और ढोंग से ज़्यादा कुछ नहीं है। असल में यहाँ की ज़्यादातर महिलाएं केवल सच संवर कर मंदिर प्रांगण में खुद को सुसंस्कृत साबित करने में लगी रहती हैं। अपनी भव्यता, महंगी साड़ियों और गहनों का प्रदर्शन करना ही इनका मुख्य उद्देश्य होता है। आस्था, श्रद्धा जैसे बड़े बड़े शब्द तो सिर्फ दिखावा व स्वांग मात्र ही हैं। इस बात से नैन्सी पूर्ण रूप से अवगत थी। हर सोमवार की तरह आज भी दुर्ग शहर के पॉश कॉलोनी साईं परिसर में शाम को सोसाइटी कंपाउंड के मंदिर प्रांगण में भजन कीर्तन का आयोजन रखा गया था। इसीलिए नलिनी सुबह होते ही अपने चेहरे पर निखार लाने में जुट गई थी और सारा दिन शाम की तैयारी में ही लगी रही। निर्धारित समय पर पूरी तरह से सज संवर कर इतराती हुई बुदबुदाई, आज कीर्तन में सबकी नजरें सिर्फ मुझ पर और मुझ पर ही होंगी। तभी नलिनी का फोन बजा। हेलो नलिनी, भजन संध्या के लिए तैयार हुई या नहीं? मैं और मेरी बहू निकल रहे हैं, नलिनी की खास सहेली सुषमा बोली, जो उसी सोसाइटी की रहने वाली थी। हाँ, बस निकल ही रही हूँ। तुम दोनों सास बहू निकलो, मैं तुम्हें गेट पर ही मिलती हूँ, नलिनी अपने मेकअप का टचअप करती हुई बोली। अरे, क्या तुम अकेले ही कीर्तन में आ रही हो? नैन्सी क्यों नहीं आ रही है? अब क्या बताऊँ सुषमा, तुम तो जानती ही हो नैन्सी को, उसका मन कहाँ लगता है इन सब में। उससे तो बस फैशन करवा लो, बिना मिर्च मसाले का खाना बनवा लो, या फिर इधर उधर घूमने को कह दो, एक पैर में खड़ी रहती है। नलिनी दुखी और शिकायती अंदाज में बोली। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, ठीक ही है वह जो नहीं आ रही है। वैसे भी मुझे तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बतानी है, जो मैं उसके सामने तुम्हें बता नहीं पाऊंगी। अब तुम जल्दी बाहर मिलो, मैं फ़ोन रखती हूँ। अपनी सारी बातें रहस्यमय तरीके से कहने के बाद सुषमा ने फ़ोन रख दिया। सोसाइटी के मंदिर प्रांगण में मेला सा लगा हुआ था, खूब धूम मची हुई थी। यह एक प्रकार का साप्ताहिक मेला का आयोजन जैसा ही था। हफ्ते में एक दिन भजन कीर्तन सभी महिलाओं के मनोरंजन के साथ ही साथ सुसंस्कारी होने का परिचायक भी था। आसपास के सोसाइटी की औरतें भी पूरे मेकअप में इतना सज धज कर आई थीं जैसे शादी ब्याह में आई हों या फिर कोई फैशन शो चल रहा हो। छोटे छोटे समूह बनाकर सभी औरतें एक दूसरे से गुफ्तगू करने में लगी हुई थीं। उनमें से कोई अपने कान का नया झुमका दिखा रही थी, तो कोई अपनी साड़ी पर इतरा रही थी, कोई अपनी सास की दुष्टता के कर्मकांड बयां कर रही थी, कोई अपनी बहू के आतंक पर रो रही थी, तो कोई अपने ही घर की कहानी सुना रही थी। सभी अपनी अपनी गाथाएं सुनाने में लगी हुई थी। नलिनी भी अपनी संगी सुषमा और उसकी बहू के संग प्रांगण में पहुंची। वहां पहुंचते ही सुषमा की बहू रमा अपनी सास को छोड़कर अपनी हम उम्र और अपनी सहेलियों के पास खिसक ली। खूब ढोल, ताशे और मंजीरे बजे, भक्ति संगीत से पूरा परिसर गुंजायमान हो उठा। कुछ बुजुर्ग महिलाएं वहां पर उपस्थित महिलाओं को भजन कीर्तन, पूजा अर्चना का जीवन में महत्व समझाकर अपने अपने घरों का पोथा पुराण लेकर बैठ गईं। और फिर बाकी महिलाएं भी इधर उधर की बात बेकार की बातें लेकर शुरू हो गईं। ये सब हर सप्ताह का दृश्य था। नलिनी और सुषमा दोनों भजन के बाद अलग थलग एक कोने में जा बैठी। तभी नलिनी ने कहा, तुम फोन पर कह रही थी ना कि तुम्हें मुझे कुछ बताना चाहती हो, तो अब बताओ तुम क्या बताना चाहती हो? सुषमा ठंडी सांसें भरती हुई बोली। देखो नलिनी, मैं तुमसे जो कहने जा रही हूँ उसे धैर्य और ध्यान से सुनना। तुम्हारी बहू नैन्सी संस्कारी नहीं है, ये बात तो तुम जानती हो, लेकिन ये नहीं जानती कि वह अब इस बात को पूरी तरह से सिद्ध करने जा रही है। जिस बहू के पास भजन कीर्तन के लिए समय नहीं है, उसके पास अपने सास ससुर और परिवार के लिए समय कहाँ से होगा? ये सुनकर नलिनी आश्चर्य से सुषमा का हाथ थामती हुई बोली, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम साफ साफ कहो ना, तुम्हें जो भी कहना है। तभी सुषमा धीरे से बोली,
नैन्सी तुम्हें और तुम्हारे पति को वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर रही है। मेरी बहू रमा ने उसे वृद्धाश्रम से बाहर निकलते हुए देखा था और उसके हाथों में कुछ कागज भी थे। शायद वृद्धाश्रम के फॉर्म होंगे। सुषमा का इतना कहना था कि नलिनी की आंखें भर आईं। उसके और नैन्सी के बीच विचारों का मतभेद अवश्य था, लेकिन इतना भी नहीं था कि नैन्सी उन्हें ओल्ड एज होम भेजने की सोचे। नलिनी की आंखों में पानी देख सुषमा बोली, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि नैन्सी को सत्संग और भजन कीर्तन में अपने साथ जबरदस्ती लेकर आया कर, तभी तो वह संस्कारी बन पाएगी। लेकिन तुम ऐसा कर नहीं पाई। ये उसी का नतीजा है। मेरी बहू को देख, सुबह शाम ईश्वर आराधना करती है, मन लगाकर भजन कीर्तन करती है, तभी तो संस्कारी है। धर्म कर्म पाप पुण्य सब जानती है, इसीलिए परिवार को साथ लेकर चलती है। सुषमा और नलिनी की बातें अभी समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन धीरे धीरे अब मंदिर परिसर खाली होने लगा था। सब अपने अपने घर की ओर जाने लगे थे। तभी सिर पर पल्लू ओढ़े रमा भी वहां आ गई और सुषमा से बोली, मम्मी जी, चलिए अब हम भी चलते हैं। सुषमा उठ खड़ी हुई और नलिनी से बोली, चलो नलिनी। नलिनी शांत रही, फिर बोली, तुम दोनों चलो, मैं थोड़ी देर रुक कर जाऊंगी। नलिनी के ऐसा कहने पर सुषमा और उसकी बहू चले गए। नलिनी काफी देर तक अकेली बैठी रही, फिर मन में कुछ सोच निश्चय कर घर लौट आई। नलिनी देर से लौटी है, यह देख नैन्सी दौड़कर उसके करीब आकर बोली, मम्मी जी, आज आपको आने में बहुत देर हो गई। मैं कब से आपकी राह देख रही थी। नलिनी ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे की ओर मुड़ गई। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे कागज पर पड़ी, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में वृद्धा आश्रम लिखा था, जिसे पढ़ने के लिए नलिनी को चश्मे की जरूरत नहीं थी। नलिनी समझ गई कि सुषमा जो कह रही थी वह सही है। नलिनी की आंखों से लुढ़कते हुए आंसू उसके गालों पर आ गए और वह फौरन अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। नैन्सी ने बहुत आवाज लगाई, लेकिन नलिनी ने दरवाजा नहीं खोला। बस इतना कहा कि कुछ देर के लिए मैं अकेले रहना चाहती हूँ। नैन्सी चुपचाप दरवाजे से लौट गई। उसे कुछ समझ नहीं आया। उस रात नलिनी ने किसी से कोई बात नहीं की। नैन्सी के लाख मनोहार के बाद भी नलिनी ने खाना भी नहीं खाया। नलिनी के पति सौरभ ने पूरी कोशिश की कि नलिनी कुछ बोले, लेकिन वह कुछ नहीं बोली, जैसे उसने ना बोलने का प्रण कर लिया हो। इस प्रकार मौन रही। इसी प्रकार 4 दिन बीत गए। 5वें दिन नलिनी अपना और अपने पति का सामान पैक करने लगी। यह देख सौरभ बोले, ये सब तुम क्या कर रही हो। नलिनी बिना जवाब दिए पैकिंग में लगी रही। तभी वहां नैन्सी और उसके पति अमन भी आ गए। नलिनी को इस प्रकार सामान पैक करते देख नैन्सी से रहा नहीं गया और वह जोर से बोली, मम्मी जी, ये सब क्या है। ना आप ठीक से खाना खा रही हैं, ना किसी से कुछ बोल रही हैं, और अब ये पैकिंग। जब तक आप हमें बताएंगी नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, हमें पता कैसे चलेगा। आप बताइए तो सही कि आखिर बात क्या है। नैन्सी का बस इतना कहना था कि नलिनी ने प्रचंड रूप धारण कर लिया और कहने लगी, प्रॉब्लम यह है कि तुम चाहती ही नहीं हो कि हम तुम्हारे साथ रहें। मैं तुम्हें किसी बात पर रोक टोक करूं, तुम्हें साड़ी पहनने को कहूं, तुम्हें अपने संग भजन कीर्तन में भाग लेने को कहूं, तुम्हें कॉलोनी की दूसरी बहुओं की तरह संस्कारी बनाने की कोशिश करूं। नैन्सी अवाक नलिनी को सुनती रही, फिर बीच में ही उसे रोकते हुए बोली, मम्मी जी, ये सब बेबुनियाद बेकार की बातें आप क्यों कर रही हैं। अच्छा, बेबुनियाद बेकार की बातें। तुम कुछ दिन पहले ओल्ड एज होम गई थी और वहां से फॉर्म भी लेकर आई हो। तुम हमें वृद्धा आश्रम भेजना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हम अपने पुराने मकान में शिफ्ट हो जाएंगे। मैंने किराएदार से मकान भी खाली करवा लिया है। हम वहीं जा रहे हैं, ये उसी की तैयारी है। नलिनी तमतमाती हुई बोली। इतना सब सुनने के बाद नलिनी के पति सौरभ चिढ़ते हुए बोले, ये क्या बकवास कर रही हो। नैन्सी ओल्ड एज होम ज़रूर गई थी, वहाँ से वह फॉर्म भी लेकर आई है, लेकिन हमें ओल्ड एज होम भेजने के लिए नहीं। नैन्सी हर महीने कुछ सेविंग करती है और जब उसके पास अच्छी खासी सेविंग हो जाती है तो वह उन रुपयों से
ज़रूरतमंदों की मदद करती है। कभी किसी गरीब मजदूर के बच्चे के स्कूल की फीस भर देती है, तो कभी किसी अनाथालय में जाकर उनकी सहायता करती है। इस बार मैंने ही उससे कहा कि मेरे दोस्त को सहायता की ज़रूरत है। मेरे दोस्त के बच्चे उसे वृद्धाश्रम में छोड़कर उससे सारे नाते तोड़कर चले गए हैं। वह बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। इसीलिए नैन्सी वृद्धाश्रम गई थी और किसी संस्था में रुपए जमा कराने के लिए उनकी अपनी कुछ औपचारिकताएं होती हैं। उसी का फॉर्म लेकर आई है नैन्सी, जो तुमने देखा होगा। ये सुनते ही नलिनी गुस्से में बोली, अगर ऐसी ही बात है तो आप सबने मुझे क्यों नहीं बताया? नलिनी के इस सवाल का जवाब नैन्सी ने बड़े प्यार से दिया। वह बोली, मम्मी जी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं आपसे कहूँगी कि मेरे पास कुछ रुपए हैं और मैं उन्हें किसी अच्छे कामों में लगाना चाहती हूँ, तो आप कहती उसे हम मंदिर के किसी ट्रस्ट को दान दे देते हैं, भव्य भजन संध्या का आयोजन करते हैं या किसी मंदिर में अनुष्ठान करा लेते हैं। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं उन पैसों से केवल ज़रूरतमंदों की सहायता करना चाहती थी और आगे भी यही करना चाहूँगी। और रही बात आप लोगों को वृद्धा आश्रम भेजने की, तो मैं ये अपने सपने में भी कभी नहीं सोच सकती। आप और पापा जी तो इस घर की शान हैं, इस घर की रौनक हैं। छोटों के सिर पे अपने बड़ों का हाथ होना ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, जिसे मैं किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती हूँ। तभी नलिनी का मोबाइल बजा और उसके फ़ोन उठाते ही उसके चेहरे का उड़ता रंग इस बात की पुष्टि कर रहा था कि अवश्य कोई गंभीर बात है। नलिनी के फ़ोन रखते ही सभी ने एक स्वर में कहा, क्या हुआ? नलिनी ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस वह नैन्सी का हाथ पकड़कर खींचती हुई बोली, तू चल मेरे साथ, मैं सब बताती हूँ। कहती हुई नलिनी अपनी सहेली सुषमा के घर नैन्सी को लेकर पहुंची। वहां पहुंचकर नैन्सी ने जो दृश्य देखा, उसे देखकर वह स्तब्ध रह गई। सुषमा और उसके पति का कुछ सामान जमीन पर बिखरे हुए थे। सुषमा रो रही थी। उनके पति खिड़की से बाहर की ओर देखते हुए मौन खड़े थे। बेटा हाथ पे हाथ धरे ये सब देख रहा था और सुषमा की सुसंस्कारी बहू उन पर जोर जोर से चिल्ला रही थी। नलिनी को देखते ही सुषमा भागकर उसके पास आ गई और उसके गले लगाकर रोती हुई बोली, नलिनी, देख ना रमा क्या कह रही है। ये कह रही है कि हम इस घर को छोड़कर कहीं और चले जाएं, क्योंकि ये घर उसके पति के नाम पर है। इस घर को बनाने के लिए उसके पति ने लोन लिया है। अब तुम ही बताओ, इस उम्र में हम अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? ये सुनकर नलिनी ने रमा को बहुत समझाने की कोशिश की कि सास ससुर माता पिता के समान होते हैं। ये घर जरूर तुम्हारे पति के नाम पर है, लेकिन तुम्हारा पति इनका इकलौता बेटा है। लोन जरूर तुम्हारे पति ने ली है, लेकिन इन्होंने भी अपना पुराना घर बेचकर इस घर में पैसे लगाए हैं। अपनी जमा पूंजी भी इस घर में लगाई है। लेकिन रमा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उल्टा वह नलिनी से बदतमीजी पर उतर आई। यह देखकर नैन्सी की आंखें लाल हो गईं और वह रमा पर तनती हुई बोली, तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? यही है तुम्हारे संस्कार? नैन्सी का इतना कहना था कि रमा अकड़ती हुई बोली, तुम संस्कारों के बारे में कुछ जानती भी हो? तुम तो खुद अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भेज रही हो और यहाँ मुझे संस्कारों के पाठ पढ़ाने आई हो। तुमसे किसने कहा कि मैं अपने मम्मी पापा को वृद्धाश्रम भेज रही हूँ? तुम जैसी छोटी सोच वाले ही ऐसा सोच सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं। माता पिता तो बच्चों के लिए सुरक्षा कवच की तरह होते हैं और अपने सुरक्षा कवच को अपने से अलग नहीं किया जाता। लेकिन तुम्हें ये बात कहाँ से समझ आएगी? तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी बंधी है। तुम एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि तुम अंकल आंटी को इस घर से नहीं निकाल सकती। नैन्सी ने जोर डालते हुए कहा, क्यों क्यों नहीं निकाल सकती? और तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? रमा गुर्राती हुई बोली, मैं कोई नहीं होती तुम्हें रोकने वाली, लेकिन कानून तुम्हें रोक सकता है। बस एक पुलिस कंप्लेंट की जरूरत है। बेहतर होगा कि तुम अंकल आंटी को ऊपर वाले हिस्से में आराम से रहने दो, और तुम अलग रहना चाहती हो तो नीचे के हिस्से में सुकून से रहो और इन्हें भी रहने दो। नैन्सी रमा की ओर उंगली दिखाती हुई बोली। पुलिस कंप्लेंट की बात सुनकर रमा डर गई और सुषमा और उसके पति का मकान
के ऊपरी हिस्से में रहने के लिए मान गई। रमा के मानते ही नैन्सी जमीन पर बिखरे सुषमा और उसके पति का सामान उठाकर जमाने लगी। यह देख नलिनी और सुषमा को अपनी सोच पर आज पछतावा हो रहा था। नलिनी को हमेशा इस बात का मलाल था कि उसकी बहू नैन्सी संस्कारी नहीं है और ना तो वह किसी पूजा पाठ या भजन कीर्तन में शरीक होती है और ना ही कोई धर्म कर्म या पुण्य का कार्य करती है। लेकिन आज वह समझ गई थी कि असली धर्म कर्म और पुण्य क्या होता है। सुषमा नलिनी को गले लगाती हुई बोली, तेरी बहू सच में सुसंस्कारी है, उसे समझने में भूल हमसे ही हुई है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।